वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। 4 सवाल के साथ 40 बातें, ऐसी 40 बातें जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, महत्वपूर्ण है। इस सेशन को अगर आप लगातार अटेंड करते हैं 2.5-3 महीने तक, तो मेरा ये दावा है कि पॉलिटी में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट होगी। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए हो रही है या नहीं हो रही है। पिछले जिन लोगों ने 20-30 सेशन पिछले अटेंड कर लिए हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये फर्जी चल रहा है, माया है सब। ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा सवाल बढ़ा दीजिए। देखो भाई, जब सीरीज का नाम ही 4 सवाल 40 बातें हैं, तो सवाल कैसे बढ़ सकता है? 4 सवाल 40 बातें सीरीज का नाम ही है ना, ऊपर ही थंबनेल में दिखता है ना। सवाल बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सवाल अगर बढ़ेंगे तो आप कहो मैं सवाल बढ़ा दूं, अब आंसर बताता हुआ चले जाऊं, तो उसका कोई फायदा है क्या? एक सवाल में जो व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या में वैसे ही 10 बातें सम्मिलित रहती हैं। तो एक्सप्लेनेशन सुनने पर फोकस करिए। सारी, अगर आप जितनी भी अब तक अगर देखा जाए तो 33 क्लासेज हो चुकी हैं, पुरानी 33 क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, आज की 34वीं क्लास है, तो आज की 34वीं क्लास अगर आप देखें तो अटेंड करेंगे तो लगभग 120 प्लस क्लासेज है ना। सॉरी, लगभग 120 प्लस क्वेश्चंस आपके हो गए, तो सारी क्लासेस देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस का भंडार हो जाएगा आपके पास, ऐसे ही सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। शुरू से लेके लास्ट तक सारी क्लास देखिए, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। और ऐसे ही ऐसे करके जब ये 100 क्लास हो जाएगी टोटल, तो टोटल 100 क्लास जब हो जाएगी तो कितने क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे? टोटल 100 क्लास होने के बाद आपके पास हो जाएंगे 400 क्वेश्चंस। और 400 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, तो ये 400 क्वेश्चन पॉलिटी के अलग अलग टॉपिक के हैं। कोई भी ना टॉपिक छूटेगा, ना कोई छोटा टॉपिक, ना कोई बड़ा टॉपिक, कुछ भी छूटेगा नहीं। और ये 400 सवालों में कितनी बातें, आप 4,000 बातें आप समझ जाएंगे। इसका मतलब पूरी की पूरी पॉलिटी का अप्रोच आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा। तो लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए, व्याख्या पर ध्यान दीजिए, शेयर करते रहिए। मेरी जिम्मेदारी बताना, आपकी जिम्मेदारी शेयर करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला सवाल आपका लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्य अंतर क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल में केवल नौकरशाह सम्मिलित होते हैं, परिषद में विपक्षी नेता सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल परिषद का एक उप समूह होता है, यानी जो कैबिनेट है, कैबिनेट इज अ सबसेट ऑफ द काउंसिल। अगला, परिषद प्रधानमंत्री से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, यानी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर से फ्री होकर यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। राइट। अब देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। भारत देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भारत देश में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अखबार में, मैगजीन में, नेताओं के भाषण में, किताबों में, इवन मास्टर के मुंह से भी। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी अंतर होता है। आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इस तकनीकी अंतर को समझना आपके लिए ज़रूरी है। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मंत्रिपरिषद एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। दैट मीन्स कि ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर्स यानी इसका अर्थ ये है कि सभी मंत्रियों का समूह। क्या? सभी मंत्री का समूह मीन्स ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। अब सभी मंत्री मतलब केंद्र में जितने मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक जो सबसे बड़ा मंत्री होता है उसे आप कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। कैबिनेट मंत्री वो होता है जिसके पास प्रमुख विभागों का चार्ज होता है। प्रमुख विभागों का चार्ज जिसके पास होगा वो कैबिनेट मंत्री है। जो सबसे प्रमुख मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक, जिनको किसी विभाग का चार्ज दिया जाता है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाते। अब जहां कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाते वहां राज्य मंत्री को ही प्रभार दे दिया जाता है, यानी राज्य मंत्री को ही इंडिपेंडेंटली उस विभाग का प्रभार, उस विभाग का चार्ज दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है। और एक राज्य मंत्री होते हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, बिना प्रभार के, विदाउट चार्ज। तो इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट चार्ज अगर कोई रहेगा तो वो कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह, सॉरी, कैबिनेट मिनिस्टर को सलाह देगा, हेल्प करेगा। और अगला है उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। ये दोनों को सलाह देने के लिए होते हैं, लेकिन भारत देश में कोई बनता ही नहीं है, एटीट्यूड में सब नेता चूर हैं।
ठीक है, एरोगेंस में वो कहते हैं हम ये नहीं बनेंगे, हम बड़का वाला मंत्री बनेंगे, हम छोटका वाला नहीं बनेंगे। ठीक है। तो ये तीन तरह के मंत्री, एक आपका कैबिनेट मंत्री हो गए आपके, एक आपके राज्य मंत्री हो गए, दो प्रकार के, एक स्वतंत्र प्रभार, एक बिना प्रभार। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं लेकिन बिना प्रभार वाला नहीं, ये हो गया उप मंत्री। ठीक है। यहाँ राज्य मंत्री का मतलब प्रांत का मंत्री नहीं है, यहाँ राज्य मंत्री का मतलब है सरकार में मंत्री। मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल है ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर यानी जो म, कैबिनेट मंत्रियों का समूह है, कैबिनेट मंत्री का समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। यानी मंत्रिमंडल एक ऐसी संस्था है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल एक ऐसी संस्था है, कैबिनेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन शामिल होता है? कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर जो इंस्टीट्यूशन बन रही है वो मंत्रिमंडल है। अगर आपसे मैं पूछूं उप मंत्री इसका भाग है? नहीं। राज्य मंत्री बिना प्रभार वाला इसका पार्ट है? नहीं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसका पार्ट है? नहीं, पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन एक मंत्री इसकी मीटिंग में बुलाए जाने पर पार्टिसिपेट कर सकता है। एक ऐसा मंत्री है जो इसकी मीटिंग में बुलाए जाने पर भाग ले सकता है, वो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट की बैठक में बुलाए जाने पर भाग ले सकता है। ऐसा तब किया जाता है जब उसके विभाग, उसके पोर्टफोलियो से संबंधित कोई चर्चा कैबिनेट में होनी है तो। ठीक है। तो ये डिफरेंस है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहला स्टेटमेंट, मंत्रिमंडल में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गलत हो जाएगा। परिषद में अपोजिशन होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल परिषद का ही एक क्या है? उपसमूह। हाँ ठीक है। ये जो कैबिनेट है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट ही तो हुआ। यहाँ आप देखिए ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्री को के समूह को कैबिनेट कहा जा रहा है, तो इसका उप समूह ही तो हुआ। ठीक है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट आपके गलत है। ठीक है। परिषद प्रधानमंत्री से स्वतंत्र होकर कार्य करता है? नहीं, दोनों के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और दोनों प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में काम करता है, यानी प्रधानमंत्री के कंट्रोल में दोनों काम करते हैं। ठीक है। आगे आए हम लोग, अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में जितनी बातें मैं व्याख्या में बताता हूँ सब सवाल हैं। जैसे अभी बताया, तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, इस मंत्री का ये काम होता है, इस मंत्री का, ये मंत्री यहाँ भाग ले सकता है, ये मंत्री नहीं ले सकता, सब सवालों के रूप में पूछी जाती हैं, है ना। तो जितनी व्याख्या है सब आपके लिए सवाल ही है, इस बात को ध्यान रखिए। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? वह लोकसभा का नेता होता है, ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ही कैन बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसकी नियुक्ति वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ही इज अपॉइंटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। वह मंत्रियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, यानी मिनिस्टर्स की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को क्या देता है? सलाह देता है। और इसमें आपको गलत बताना है, ध्यान रखना इस बात का। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कौन सा गलत है, ये आपको बताना है इसमें। तो समझिए जरा सा, प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, ये बात ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनता है वही इस लोकसभा में सरकार को रिप्रेजेंट करता है, और जो नेता सरकार को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा में उसे लीडर ऑफ द हाउस यानी सदन का नेता कहते हैं। ये बात जरूर है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर नहीं है तो किसी दूसरे मंत्री को भी वो सदन के नेता के तौर पर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन सामान्यतः जनरली प्रधानमंत्री ही लोकसभा में सदन का नेता होता है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जी हाँ। ये इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोअर हाउस का ही मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत देश में मंत्री बनने के लिए चाहे आप लोकसभा के सदस्य हों चाहे आप राज्यसभा के सदस्य हों, चलेगा। ठीक है। लोक जैसे मोदी जी देखो लोकसभा के सदस्य हैं, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। और अगर कहीं के सदस्य नहीं है फिर भी आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं की मेंबरशिप लेनी होगी, नहीं ले पाए तो मंत्री पद चला जाएगा, दोबारा फिर से अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कोई भी मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, वो दोनों सदनों में बैठ सकता है, दोनों सदनों में बोल सकता है, दोनों सदनों में प्रश्न का जवाब दे सकता है, लेकिन वोट वहीं कर पाएगा जहां का वो मेंबर है। और अगर कहीं का मेंबर नहीं है तो कहीं भी उसे वोट करने की शक्ति नहीं होगी। वोटिंग राइट वहीं मिलता है जहां का वो सदस्य है, वहीं वोटिंग राइट मिलता है, बाकी कहीं और नहीं। लिखा हुआ है कि उसकी नियुक्ति उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत है। अगर आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 75 का फर्स्ट क्लॉज, अनुच्छेद 75 का पहला क्लॉज कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन प्रधानमंत्री बनता है? जो बहुमत दल का नेता होता है, यानी सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ी गठबंधन के मेंबर जिसे अपना नेता चुनते हैं,
जैसे लोकसभा में कुल 403 सीटें हैं, किसी पार्टी को मान लो 300 सीटें आ गई, तो ये 300 लोग जिसे अपना नेता चुनते हैं उसे बहुमत दल का नेता कहते हैं। तो बहुमत दल का नेता ही बहुमत दिखा सकेगा, और उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट होती है, और फिर प्रधानमंत्री जिसे जिसे कहेगा उसे अन्य मंत्री बनाया जाएगा। तो उसकी नियुक्ति उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। फिर प्रधानमंत्री जिसे कहेगा उसे अन्य मंत्री बनाया जाएगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, जी हाँ, कौन? प्रधानमंत्री। तो ये भी प्रधानमंत्री को लेकर सही है, ये भी सही है, किसी भी सदन का सदस्य, ये भी सही है, लेकिन ये गलत नहीं है। क्यों? सॉरी, ये गलत है, क्योंकि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि आर्टिकल 330 लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा में किसकी सीटों के आरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 330, ये आपको बताना है। तो देखो, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाएं। तो क्या भारत देश में राजनीतिक आरक्षण मिला है? सवाल ये है। तो भारत देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन यानी राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण का मतलब ये होता है कि लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षण मिला हुआ है, पंचायतों में जो आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, उसे हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो भारत देश में यदि आप यूनियन में बात करें, तो यूनियन में पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकसभा में मिला है, राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, स्टेट की यदि आप बात करें, तो स्टेट में पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में मिला है, लेकिन ये जो दूसरा सदन है विधान परिषद, विधान परिषद में किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन यानी राजनीतिक आरक्षण विधान परिषद में नहीं है। आ जाते हैं अब हम लोग लोकल गवर्नमेंट पे। तो यदि आप लोकल गवर्नमेंट की बात करें, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार की यदि आप बात करें, तो स्थानीय सरकार में पंचायत और नगर पालिका, तो पंचायत और नगर पालिका यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, दोनों जगह आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? देखिए, राजनीतिक आरक्षण लोकसभा में मिला है एससी एसटी को अभी इस समय, है ना, अभी महिला आरक्षण एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एससी एसटी को लोकसभा में आरक्षण मिला है जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, और एंग्लो इंडियन को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया था कुछ हद तक। एंग्लो इंडियन के लिए लिखा था कि राष्ट्रपति को लगता है कि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ है, तो दो लोगों को मनोनीत कर सकता है। और हर बार लग जाता था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति कर देते थे। लेकिन हुआ क्या कि एंग्लो इंडियन की संख्या बहुत कम हो गई, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन एससी एसटी रिजर्वेशन को 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, विधानसभा में भी एससी एसटी को रिजर्वेशन जनसंख्या के अनुपात में मिला है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा को, और इसे भी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2030 तक बढ़ा दिया गया। लोकल गवर्नमेंट में अनुच्छेद 243 डी के तहत आप देखेंगे कि रिजर्वेशन मिला हुआ है। एससी एसटी का रिजर्वेशन अनिवार्य है। म्युनिसिपैलिटी में भी एससी एसटी का रिजर्वेशन अनिवार्य है, नगर पालिका पंचायत दोनों में। महिलाओं का रिजर्वेशन, महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ये अनिवार्य है लोकल गवर्नमेंट में। स्थानीय सरकार में महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और ओबीसी रिजर्वेशन राज्य की इच्छा पर है कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ ओबीसी रिजर्वेशन पंचायतों में दे सकते हैं। वो राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि राज्य यदि चाहें तो अपने यहाँ ओबीसी रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, भारत देश में राजनीतिक आरक्षण है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में। अब राजनीतिक आरक्षण शुरुआत में जब मिला, तो शुरुआत में इसके लिए लिखा था कि 10 साल में समाप्त हो जाएगा अगर प्रतिनिधित्व हो गया तो। इसी के लिए लिखा था। जो आप लोग नौकरी वाला पढ़ते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में ऊट पटांग लिखते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं पढ़ा करिए। किसी की आलोचना करने से पहले, किसी के बारे में कुछ कहने से पहले, किसी के बारे में कुछ समझने और बोलने से पहले पहले उस पर रिसर्च करिए, उसके पीछे की कहानी पढ़िए। पढ़ना ही एक ऐसी चीज है जो आपको समाज में ऐसी जगह ले जाके खड़ा करेगी जहां आप सूर्य की तरह चमकेंगे। शिक्षा ही एक ऐसा है जो समाज में आपको अलग दिखाएगी, और कुछ नहीं है। चुट्टाई करोगे उससे भी अलग दिखोगे, लेकिन रहोगे चुट्टा ही। पढ़ने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। जिस स्थिति में आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, उस स्थिति में आपका अपलिफ्टमेंट सिर्फ ज्ञान ही कर सकता है। बाकी कोई निगेटिव चीज ही होगी जो अपलिफ्टमेंट करेगी, वो किसी लायक नहीं होगी। निगेटिव चीज से अपलिफ्ट होकर करोगे क्या? गुंडा मऊवाली बन के। इसलिए पढ़ा करिए। इसके लिए लिखा हुआ था कि 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण रहेगा, प्रतिनिधित्व हो गया तो समाप्त हो जाएगा। प्रतिनिधित्व नहीं हुआ भाई,
आज भी ऐसा नहीं है कि अगर ये समाप्त कर दिया जाए तो SC ST जीत के जा पाएंगे लोकसभा में, आज भी ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक 10 साल 10 साल 10 साल करके इसे संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया जाता रहा। 2020 में फिर समाप्त हो रहा था, मोदी जी ने 104वां संविधान संशोधन किया और इसे बढ़ा के 2030 तक कर दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला आगे नहीं बढ़ाया। एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, विधानसभा में गवर्नर एक करता था और राष्ट्रपति दो करता था लोकसभा में। उनकी संख्या कम हो गई इसलिए उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। क्लियर है बात? चलिए देखिए, 330 लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सही है, सीटों में आरक्षण से संबंधित है। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। यही बात अगर विधानसभा के लिए पूछी जाती तो विधानसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? विधानसभा में आरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है? 332 है। ठीक है। एंग्लो इंडियन के लिए 331 था और 333 था। लोकसभा के लिए 331 था, विधानसभा के लिए 333 था, लेकिन अब एंग्लो इंडियन क्या हो गया? समाप्ति हो गया मामला। ठीक है। चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, यह अनुच्छेद 338 में उल्लिखित है। इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 338। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए, यानी जो इसका चेयरमैन है वो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए। यह अपनी वार्षिक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यानी यह अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यानी प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ के बताइएगा। इसमें एक बात और है आपकी, कि इसमें देखो नीचे कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं, और प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं और इसके चक्कर में भी प्रश्न गलत हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, ठीक है, उस स्टेटमेंट वाले सवालों में हमेशा क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कभी सत्य पूछता है तो कभी असत्य पूछता है। हाँ, कभी ट्रू स्टेटमेंट पूछता है और कभी क्या पूछता है? फॉल्स पूछता है। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा असत्य है? तो देखो, अनुसूचित जातियों के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी एक संवैधानिक निकाय है, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक संवैधानिक निकाय है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तीनों बताता हूं मैं आपको। अनुसूचित जातियों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फर्दर कैसे और एम्पावर हो सकते हैं उसके लिए रिपोर्ट देने के लिए, शिकायतों की जांच के लिए नेशनल कमीशन फॉर एससीज है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज यानी अनुसूचित जाति के लिए आयोग। ठीक है। किससे किससे मिलकर बनेगा? अनुच्छेद 338 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है जो कि चेयरमैन और मेंबर से मिलकर बनता है। चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, अनुच्छेद 338। दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग, इसका आर्टिकल 338A है। ठीक है। ये भी चेयरमैन और मेंबर यानी अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर ये भी बनता है। ठीक है। इसके भी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे एससी कमीशन अनुसूचित जातियों के लिए, वैसे एसटी कमीशन अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है। शिकायतें अगर कोई होती है तो शिकायतों की जांच के लिए, साथ साथ यूनियन को रिकमेंड करने के लिए कि कैसे इन्हें एम्पावर किया जाए। और सेम उन्हीं उद्देश्यों के लिए बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन है, जिसे कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसका आर्टिकल है 338B। ये पहले संवैधानिक निकाय नहीं था, लेकिन 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पिछड़ा वर्ग को भी संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। ये भी अध्यक्ष और सदस्य यानी चेयरमैन प्लस मेंबर से मिलकर बनता है। सब के अध्यक्ष सब में कार्यकाल सामान्यतः 3 साल का होता है। अध्यक्ष और सदस्य से ये मिलकर बनता है नियुक्ति राष्ट्रपति। यहाँ भी नियुक्ति राष्ट्रपति, यहाँ भी नियुक्ति राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एससी और एसटी कमीशन पहले एक था,
लेकिन इसे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अलग कर दिया गया। एस ये अलग हो गया 338, 338A, 338B। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, सवाल पर आते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि 338 में उल्लिखित है, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट तीनों अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, तीनों अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल में रखता है। इसका चेयरमैन सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, ये गलत हो जाएगा। कौन सा असत्य है, तो केवल दो इसमें क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि कौन सा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कौन सा आपका असत्य है। ठीक है, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं, यहाँ मुझसे आप बातचीत कर सकते हैं। इस टेलीग्राम पे यदि आप जुड़ेंगे तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर पाएंगे। यहाँ इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। कुछ लोग लिखेंगे हम नहीं यूज़ करते हैं, तो नहीं ज़रूरत है, फिर नहीं यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है ये तो। खैर, इसके साथ ही यदि आप इस समय स्टडी आईक्यू के किसी कोर्स में इनरोल करते हैं तो गणतंत्र दिवस का एक ऑफर था, उसे बढ़ा दिया गया है, अप टू 77% का डिस्काउंट चल रहा है किसी भी कोर्स में। इसके लिए आप जाइए स्टडी आईक्यू पर, सिलेक्ट करिए स्टेट पीसीएस, फिर सिलेक्ट करिए यूपी पीसीएस, और वहाँ जाके आप कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक कोड लगाना मत भूलिएगा, VL लाइव। इस कोड को अगर आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। कैसे आप जा सकते हैं स्टडी आईक्यू के प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए, तो यहाँ आप जाइए गूगल पे जाइए और यहाँ आप सिलेक्ट करिए पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में स्टेट पीसीएस पे, फिर सिलेक्ट करिए उत्तर प्रदेश, फिर सिलेक्ट करिए यहाँ आरंभ 18.0। ये फाउंडेशन बैच है, ये मेंस का बैच है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ये प्री का बैच है, और ये टेस्ट सीरीज है आपकी। ठीक है, इसमें किसी में भी आप इनरोल कर सकते हैं। ये जो फीस दिखा रही ये कम हो जाएगी अगर आप कोड लगाएंगे VL लाइव। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए। कौन सा नंबर, 9289996923। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।